ये देखिए इनके हाथ में ये एक ब्रीफ केस है, इसको लेकर ये जा रहे हैं। पीछे की तरफ ये गए थे, एनएसजी के ये कमांडो हैं और ये अब यहाँ से अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। अब देखिए ये लोग पीछे की तरफ गए थे, अब दूसरी तरफ से इनके लिए रास्ता बना दिया जाए। वहाँ पर जगह है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ से ये लोग जा सकते हैं। वहीं पर तमाम अधिकारियों, एनआईए की टीम, एनएसजी के कमांडो या पुलिस वालों के लिए जगह छोड़ी गई है, क्योंकि वहाँ पर किसी और के आने जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रीफ केस लेकर ये यहाँ से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको दूसरी तरफ से जाने के लिए कहा गया है। इनके हाथ में ये बड़ा सा ब्रीफ केस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से एनएसजी के कमांडो अब आगे की तरफ आएंगे। विशाल अपनी बात को आगे बढ़ाइए। विशाल बिल्कुल चित्रा, देखिए थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह यहां से निकलने वाले हैं और घटना स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर ये लोग जाने की कोशिश, एनएसजी की टीम है, लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर पुलिस वाले इनको मना कर रहे हैं इस जगह से जाने के लिए, और इनको कहा जा रहा है दूसरी जगह से जाने के लिए। मुझे लग रहा है पुलिस अधिकारियों और एनएसजी के कमांडो में भी तालमेल की थोड़ी कमी है। ये रास्ता खोल देते तो वो लोग आसानी से चले जाते। और बताइए, एनएसजी के कमांडोज को पूरा घुमा के जाना होगा दूसरी तरफ। जो लोग जांच करने आए हैं, दिल्ली पुलिस की टीम, उनको ही नहीं जाने दे रही है। खैर, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। विशाल, अपनी बात को पूरी कीजिए। यहाँ पर कई एनएसजी के कमांडो आए, उनके हाथ में बड़ा ब्रीफ केस है, वो जांच करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। उनको कहा कि आप पीछे से जाइए, और वो अब उतने बड़े ब्रीफ केस के साथ पूरा घूम कर अब दूसरी तरफ से जाएंगे। विशाल, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। विशाल। बिल्कुल चित्रा, देखिए गृह मंत्री अमित शाह निकलने वाले हैं और थोड़ी देर में घटना स्थल पर वो पहुंचेंगे। वहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी, एनआईए के अधिकारी और एनएसजी के अधिकारियों के साथ जो इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन है उसकी जानकारी लेंगे। फिलहाल यहां पर घायलों से मुलाकात कर चुके हैं, डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ले चुके हैं और अब यहां से घटना स्थल के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन चित्रा, यहां पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जो सवाल आपने अभी उठाए वो यही कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, और शाम 6:50 पर लाल किले के आसपास ये ब्लास्ट हुआ है, जहां पर बहुत बड़ी अच्छी सुरक्षा जहां पर हमेशा मौजूद रहती है, ऐसा कहा जाता है। और लेकिन अब इन सब के बीच में वहां पर इस ब्लास्ट के पीछे मुख्य कारण क्या है? एक कार में ये ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन चित्रा, यहां पर अगर हम देखें कल और आज जो देश के अलग अलग राज्यों में जो बरामदगी हुई है जिन चीजों की, उसको अगर हम उन खबरों को देखें और उसके बाद यहां पर आज जो ये ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। और इसीलिए शायद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। और फिलहाल वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां पर घायलों का हालचाल लिया है, डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। और अब यहां से क्योंकि जो हम अभी तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं, थोड़ी देर में अमित शाह यहां से निकलने वाले हैं, सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल से आगे जाएंगे घटना स्थल की ओर। पुलिस यहां पर रास्ता क्लियर करा रही है। गृह मंत्री अमित शाह अब यहां से निकलने वाले हैं, घटना स्थल की ओर जाएंगे। लेकिन चित्रा, जो तमाम चश्मदीद हैं, जिस तरह के बयान अब तक हमने शाम से देखे हैं, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ इसकी आवाज बहुत ज्यादा थी, बहुत जो चश्मदीद थे उन्होंने जो अपनी आप बीती बताई, उसके बाद से भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे ब्लास्ट को लेकर क्या बयान देती है, क्या अब तक की जांच में सामने आया है, क्योंकि कई सारी टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। उस जो जिस कार में ब्लास्ट हुआ है उसके नंबर प्लेट को ढूंढने की कोशिश मैं आ रही हूँ विशाल। मनोज वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपको दिखाते चले यहाँ पर बैरिकेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये जो जांच शुरू हुई है ये कई दिनों तक चलेगी। और थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाएं, यहाँ पर देखें, ये बैरिकेडिंग करने के लिए अब किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि यकीनन अब कई दिनों तक ये पूरा हिस्सा बंद रहेगा। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर बैरिकेडिंग करने की भी तमाम कोशिशों में लग गई है, तमाम इंतजामात लग गई है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जो मौके पर तुरंत पहुंचे थे, वो और ज़्यादा जानकारी देंगे। और तमाम उन्होंने जो ब्लास्ट की खबरें हैं वो भी आपको कवर करके अलग अलग समय में पहुंचाई हैं। ये जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, गृह मंत्री थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये क्या बता रहे हैं? तमाम आप लोगों ने चश्मदीदों से बातचीत की है जब से ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से आप मौके पर मौजूद रहे, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बार दिखाना चाहेंगे सर, क्या यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर
यूपी एटीएस क्यों आई है? जी बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसा कोई ब्लास्ट होता है तब जितने भी तमाम एजेंसीज होती हैं, तमाम जो टेरर को लेकर के काम करती हैं, चाहे वो यूपी एटीएस हो, गुजरात एटीएस हो, इसके अलावा तमाम आसपास के राज्यों की जो एटीएस की टीम होती है, क्योंकि वो इस टेररिस्ट नेटवर्क को लेकर के ही काम करती है, तो यही वजह है कि यूपी में कोई आतंकवादी भी पकड़ा, मतलब उसको सपोर्ट करता हुआ पकड़ा गया, इस तरह की खबर थी आज। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा था। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बार दिखाएं। ये देखिए यूपी एटीएस के अधिकारी आए हैं, लेकिन इनको भी अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इनको अब कहा जा रहा है दूसरी तरफ से जाइए, और अब ये यहाँ से दीवार फांद कर या ऊपर की तरफ से जाएंगे। जरा सोचिए कोऑर्डिनेशन की कितनी ज्यादा यहाँ पर कमी है कि यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम आती है और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अब तय कर लिया है कि अब किसी को नहीं जाने देंगे। एनएसजी का कमांडो हो वो भी दीवार फांद कर जाए पीछे की तरफ, यूपी एटीएस की टीम आए वो भी दीवार फांद कर जाए। किसी को अब पत्रकारों को रोकना तो समझ में आता है, लेकिन अगर यहाँ पर यूपी एटीएस के जो यहाँ पर अधिकारी आए हैं, देखिए उनको भी वापस जाना पड़ा है और अब दूसरी तरफ रास्ते से होते हुए वो अंदर की तरफ जाएंगे। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, आपस में तो कम से कम एजेंसियों के बीच एक बेहतर तालमेल हो सकता है। जरा दिखा देते हैं मनोज और क्या जानकारी है। जी बिल्कुल, एक बार चलते चलते हम वो भी दिखा दें, वहां पर क्यों बैरिकेडिंग कर ली गई है, कमांडोज जा रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, यूपी एटीएस जा रही है जाने नहीं दिया जा रहा है। जी देखिए, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है। आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने जो रास्ता अधिकारियों के लिए या फिर जो और मेंबर्स आएंगे उनके लिए, यहाँ पर एक और अधिकारी आए हैं और यहाँ पर सीआरपी के अधिकारी, सीआरपी के ये तमाम अधिकारी हैं जो इस वक्त जा रहे हैं। अब इनको अंदर जाने दिया जाता है या नहीं, क्योंकि बैरिकेडिंग की गई है, इनको तो कम से कम अंदर जाने दिया जाएगा। उम्मीद देखिए इनको भी कहा जा रहा है आप पीछे से जाइए। ये अधिकारी यहाँ पर चक्कर ही लगा रहे हैं। ये यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इधर पीछे दिल्ली पुलिस के किसी को भी, ये सीआरपी के जवानों को भी रोक कर रखा गया है और सीआरपी के जवानों को भी वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। घायलों से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है, डॉक्टरों से मुलाकात कर घायलों का हालचाल लिया और अब गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं एलएनजेपी अस्पताल से। आप इन तस्वीरों को देखिए, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जाते हुए नजर आ रहे हैं और फोन पर बातचीत कर रहे हैं। लगातार वो अधिकारियों से संपर्क में हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त घटना स्थल के लिए यहां से रवाना हो गए हैं। डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद, घायलों का हालचाल लेने के बाद अब से थोड़ी देर में लगभग 5 से 6 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से रवाना हुए हैं और हमने यहाँ पर देखा कि जब वो यहाँ से रवाना हो रहे थे लगातार अधिकारियों से संपर्क में है, फोन पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हर एंगल से यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि हर एंगल से जांच करने के निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। ब्लास्ट शाम 6:50 पर हुआ है और 11 लोगों के मौत की सूचना सामने आई है, कई लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल से अब सीधे घटनास्थल की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही मिनट में वहां पर पहुंचेंगे और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, एनआईए के अधिकारियों के साथ वहां पर बातचीत करेंगे, मौके पर जाकर हालात को समझेंगे और उसके बाद देखना यही होगा कि आखिरकार क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान आता है कि इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह रही, किन वजहों से यह ब्लास्ट हुआ है, क्या कारण है और क्या इसके पीछे कोई और थ्योरी हो सकती है। तमाम जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं इसका जवाब बिल्कुल मनोज वर्मा हमारे साथ घटनास्थल पर यहीं पर मौके पर मौजूद है। विशाल में लौटूंगी, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। आपको बताते चले यूपी एटीएस के लोग आए, यहाँ से उनको वापस भेज दिया गया। यहाँ पर एनएसजी के कमांडो आए बड़े बड़े बैग के साथ, भारी भारी बैग के साथ, उनको कह दिया गया रूट दूसरा है, आप दूसरी जगह जाइए। अभी सीआरपी के यहाँ पर बड़े अधिकारी आए थे, उनको भी दिल्ली पुलिस से कहा नहीं नहीं ये रास्ता नहीं है, आप दूसरी जगह जाइए। तालमेल की कमी ही नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, मतलब बहुत ज्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा कमी है तालमेल की। पुलिस ने जो रूट तय किया है वो वाला रूट तय किया है इन सभी अधिकारियों के आने के लिए और सभी के जाने के लिए, लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है और उन गाड़ियों को या जो भी अधिकारी आ रहे हैं उनको यहाँ से भेज दे रहा है और यहाँ पर साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ से कोई अधिकारी आगे ना जा पाए। यही वजह है कि यहाँ वो जो गाड़ी दिखाई दे रही है क्या वही है वो I-20 गाड़ी, क्योंकि बहुत दूर है तो बहुत स्पष्टता नहीं हो पा रही है। जिस गाड़ी के परखच्चे उड़े नजर आ रहे हैं हो सकता है वही गाड़ी। अब ये देखिए दिल्ली फायर सर्विस के ऑफिसर हैं, ये भी यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये भी इनको भी नहीं जाने दिया गया। देखिए दिल्ली फायर सर्विस के ऑफिसर, इनको भी यहाँ पर रोक दिया जा रहा है। ये जो जितने भी दिल्ली पुलिस के लोग रुके हुए हैं, यानी कि तालमेल अगर बेहतर होगा तो शायद काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, जो अभी एनएसजी की टीम आई थी वो अपने साथ स्पेशल इक्विपमेंट्स लेकर के आई थी और अब वो घूम करके वहाँ से गए हैं और वो इक्विपमेंट्स है जिनसे जो सबूत अब वहाँ पर मौजूद है उनको इकट्ठा करने का काम किया जाएगा और यही वजह है कि बैरिकेड्स और लाए
जा रहे हैं, क्योंकि सुबह भी इस रास्ते को भी इतनी जल्दी जनता के लिए नहीं खोला जाएगा, क्योंकि एक एक सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक यानी कि अगर जो लोग सुबह इधर लाल किला के आसपास आना चाहते हैं और चांदनी चौक के आसपास, उनके लिए कल बचने की सलाह आप देंगे कि आप इस रूट पर नहीं आए? ये पूरा हिस्सा बैरिकेडिंग से ढका जा चुका है। जी बिल्कुल, ये वाला जो रास्ता है, यानी कि ये जो रास्ता इधर ITO से जो इस लाल किले की तरफ आता है और जो ISBT से लाल किले की तरफ आता है, ये रास्ता सुबह बंद रहेगा। अगर किसी को इधर स्टेशन की तरफ जाना है तो घूम करके, यानी कि लाल किले के पीछे से घूम करके जा सकता है, लेकिन ये वाला जो दोनों रास्ते हैं, कल सुबह भी ये दोनों रास्ते बंद रहेंगे। नई I-20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक FSL का एनालिसिस, NSG का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमित शाह का बयान आपने सुन लिया है। गृह मंत्री आ चुके हैं मौके पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौके पर आ चुके हैं। लाल किले के भीतर से आपको बताते चले, गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला आया और उसके बाद अंदर से ही उतरकर वो बिल्कुल मौके पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो I-20 गाड़ी जिसके परखच्चे उड़ गए थे, वहां पर गृह मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। सामने तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके साथ तमाम जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनकी भी मौजूदगी है। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हैं। लाल किले के भीतर से वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद पैदल आगे की तरफ जाकर जहां पर गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, बिल्कुल उसी हिस्से में इस वक्त गृह मंत्री की मौजूदगी है और वहां पर अधिकारियों से वो और ज्यादा जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले LNJP अस्पताल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उसके बाद सीधे वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इसके पहले आपने सुना, गृह मंत्री की बाइट भी आपने सुनी। उनकी ओर से कहा गया कि हर पहलू की जांच हम यहाँ पर कर रहे हैं। फॉरेंसिक
फोरेंसिक टीम वहां पर जो जांच टीम है वो मौके पर मौजूद है। गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, सामने पूरी तरह से खाक हो चुकी जली हुई वो गाड़ी दिखाई दे रही है। और वहां पर आपको बताते चले आपकी जो कई शव के टुकड़े भी वहां पर बिखरे हुए थे जब हम वहां से आगे की ओर आ रहे थे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं और गृह मंत्री की ओर से कुछ देर पहले जानकारी भी दी गई कि कैसे तुरंत यहां पर मौके पर पूरी जांच टीम पहुंची, पूरा अमला पहुंचा। दिल्ली में लाल किले के पास कार में जहां पर जोरदार धमाका हुआ था जिसकी वजह से अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। i20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ, आसपास के तमाम दूसरी भी गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। वहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा भी मौजूद हैं जिनकी ओर से जानकारी दी गई थी कि फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास 6:45 बजे के आसपास ये धमाका हुआ। गृह मंत्री इसके पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद देखिए अब इस समय गृह मंत्री उस जगह पर मुआयना कर रहे हैं जहां पर यह जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। अपने आप में कई सवाल को इसने जन्म दे दिया है जिस तरह के हालात राजधानी दिल्ली में मौजूदा वक्त में पैदा हुए हैं। फिलहाल आपको बताते चले जिस तरह की एक घटना है वो अपने आप में बेहद अफसोसनाक, बेहद दर्दनाक है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है, पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी गई है कि जिस i20 कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम के HR-26 नंबर की गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर कंफर्मेशन का आधिकारिक इंतजार किया जा रहा है। नदीम खान के नाम पर रजिस्टर होने की सूचना है। इस तरह की जानकारी कुछ मीडिया सोर्सेज के हवाले से सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया है। यूपी ATS की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं जो मौके पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वो पूरे हालात को देखते हुए मुआयना कर रहे हैं। गृह मंत्री ने जानकारी दी इसके कुछ ही देर पहले। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रात को 10:20 इस समय वक्त हो रहा है और गृह मंत्री की ओर से आपको बताते चले 8 लोगों की जो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है, 8 लोगों की मौत की खबर गृह मंत्री ने देश तक पहुंचाई है। और यहां पर देखिए तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी है। गृह मंत्री अमित शाह एक एक जगह पर जाकर घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। उसके ठीक पहले उन्होंने बताया था कि लाल किले के पास कैसे सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर Hyundai i20 कार में ये विस्फोट हुआ, कुछ पैदल यात्री घायल हुए, वाहन क्षतिग्रस्त हुए और हर पहलू की जांच की जा रही है। क्या ये एक आतंकवादी हमला है? क्या ये सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया? गृह मंत्री की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मुआयना करने के बाद अब आगे की ओर सीधे आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री से हालात के मद्देनजर बातचीत की है। अमित शाह अधिकारियों से बातचीत करने के बाद घटनास्थल से अब धीरे धीरे आगे की ओर आते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। अमित शाह ने, गृह मंत्री ने 8 लोगों की मौत की बात कही और आप देख पा रहे हैं उनके साथ किस तरह से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। और अब जिस लाल किले के भीतर से गृह मंत्री यहां पर मौके पर पहुंचे वहीं पर उनकी गाड़ियों का काफिला है और वहीं भीतर की तरफ वो अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहीं से पीछे की तरफ से यानी कि जो मेन रोड है यहां से गृह मंत्री नहीं आए, ये सीधे अंदर दाहिनी तरफ दिखाइए संजीव। ये जो नया गेट लाल किले का बना हुआ है, ये जो एंट्री गेट है जो बिल्कुल नया नवेला भी बनकर तैयार हो रहा है। देखिए अभी रंग रोगन का काम भी इस पर चल रहा था। यहाँ से भीतर अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला वहाँ पर मौजूद है। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से वापस अंदर की तरफ, भीतर की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गृह मंत्री भीतर अंदर कई अधिकारियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं घटनास्थल पर आकर, क्योंकि कई लोगों के जो बॉडी थी उसके परखच्चे उड़ गए थे, कई गाड़ियाँ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी और यहाँ पर हालात इतने बुरे हो गए। अगर आप जरा सोचिए, 8 लोगों की मौत की बात खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जानकारी दी गई है। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे? क्या ये कोई आतंकवादी साजिश है? सोची समझी साजिश के तहत क्या दहशतगर्दों ने इसको अंजाम दिया है? इतना बड़ा ब्लास्ट दिल्ली के उस जगह पर जो बेहद संवेदनशील इलाकों में से माना जाता है, जहां पर अक्सर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, यहां पर खचाखच ट्रैफिक से बिल्कुल भरा रहने वाला ये वो हिस्सा है जहां पर i20 कार में ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट ऐसा होता है कि आसपास की कई गाड़ियों को भी उस ब्लास्ट ने अपनी चपेट में ले
ले लिया। फिलहाल गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है। आपको बताते चले भीतर की तरफ गृह मंत्री अमित शाह गए और अंदर लाल किले के भीतर से ही वो अब दूसरे रास्ते से वापस चले जाएंगे। यकीनन सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मनोज हमें और जानकारी देंगे, क्या जानकारी, क्या खबर? अंदर से आए गृह मंत्री और उसके बाद मुआयना किया और वहां से अब वापस की तरफ लौट रहे हैं। किस तरह की चुनौतियां अब यहाँ से खड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अभी गृह मंत्री लौटे नहीं हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम स्पेशल सीपी जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और यहीं पर क्योंकि लाल किले की पुलिस चौकी है और ये कह सकते हैं कि लाल पुलिस की पुलिस चौकी के जस्ट सामने ही ये ब्लास्ट हुआ है 25 मीटर की दूरी पे। गृह मंत्री अंदर की तरफ से उनकी जो गाड़ियां थी वो अंदर की तरफ से कहीं जा रही है? हाँ, अगर गाड़ियां उनकी निकल गई हैं तो वो अब वापस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए कि फॉरेंसिक की जो तमाम टीमें हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए फॉरेंसिक की जो टीमें हैं उन तमाम गाड़ियों से सैंपल उठा रही है, जिन तमाम गाड़ियाँ जो ब्लास्ट के बाद क्षतिग्रस्त हुई थी। आप देख सकते हैं कि तमाम फॉरेंसिक की टीमें हैं, चाहे वो NIA की टीम हो, इसके अलावा रोहिणी FSL की टीम हो, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। NSG की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और NSG के जो स्नीफर डॉग्स हैं वो भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और स्नीफर डॉग भी इसलिए पहुँचे हैं कि वो शायद कुछ सूंघ कर बता पाएँ कि आगे इसमें क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से पूरे इलाके को एक एक सैंपल जो है वो यहाँ से अब उठाने का जो काम है वो FSL का चल रहा है और उसी के बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिरकार ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या थी, ब्लास्ट किस चीज़ में हुआ था, किस चीज़ से हुआ था। तो तमाम चीज़ें अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी कि आखिरकार इसको सामान्य तो अब नजर नहीं आ रहा है, इसको बिल्कुल ये मनोज नहीं कहा जा सकता। थोड़ा भीड़ भाड़ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला अब यहाँ से वापस की तरफ जा रहा है। यकीनन गृह मंत्री सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं कि ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है उसका वो पता लगाए और ये साफ हो पाए। मनोज आप आगे आइए। अब यहाँ से कौन कौन से वो सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना दिल्ली पुलिस के लिए, क्राइम ब्रांच के लिए, ATS के लिए, NSG के लिए, सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित? जी देखिए, तमाम एजेंसीज के लिए अब ये तमाम सवाल ये ज़रूरी हो जाते हैं कि आखिरकार सबसे पहली बात तो ये ब्लास्ट किस चीज़ में हुआ, किस चीज़ से ब्लास्ट किया गया और इसके पीछे कौन लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी बात ये कि सामान्य ब्लास्ट नहीं था, अब ये बात साफ हो चुकी है। हालांकि सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा है, ये नहीं माना है कि ये कोई टेरर अटैक था, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था जिसको देख करके समझा जा सकता है कि एक दिल्ली के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। तो इस हमले के पीछे आखिरकार कौन लोग मौजूद है? इस तरह की जानकारी आ रही है कि गुरुग्राम नंबर की I-20 गाड़ी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है और वहां पर नदीम खान वो व्यक्ति बताया जा रहा है जिसके नाम पर ये जो जानकारी है, ये एक आई विटनेस का इंटरव्यू मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले किया था। उसने ये बताया कि वो उस वक्त यहीं पर मौजूद था, मेट्रो स्टेशन से वो आया था, उसी के सामने जो ब्लास्ट था वो हुआ था। तो उस आई विटनेस ने बताया कि वो जो नंबर प्लेट थी उसी ने खुद उठा करके, जो पुलिसकर्मी उस वक्त वहां पर मौजूद था उसने वो नंबर प्लेट पुलिसकर्मी को दी थी और पुलिसकर्मी ने जब उसी समय उस नंबर की डिटेल निकाली तो वो नदीम खान के नाम से निकल करके आई। तो फिलहाल जो पुलिस की टीम है उन्होंने हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कार I-20 कार जो थी वो किसकी कार थी और गाड़ी के अंदर कितने लोग मौजूद। पर जल्दी से दर्शकों को हम दिखा देते हैं यहाँ आसपास की तस्वीरें। आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर पहले यहाँ से अब वापस की तरफ गए हैं, आला अधिकारियों के साथ वो मीटिंग करेंगे। हम चाहेंगे हमारी टीम के अगर कुछ लोग हो हमारे कैमरामैन की मदद करें, भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर की पीछे की तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। NSG के कमांडोज आते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं, UP ATS की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, वो उसको भी दूसरी तरफ से आगे भेजा जाता है। कई और अधिकारियों की टीम यहाँ पर जारी है। आपको बताते चले कि लगातार यहाँ पर NIA की टीम है जो जांच पड़ताल में लगातार लगी हुई है। पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ ये बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लगा दिया गया है कि डू नॉट क्रॉस लाइन, यानी कि इसको लगाने के बाद अंदर आने की इजाजत मीडिया वाले या सुरक्षा कर्मियों के अलावा भीतर आने की इजाजत और किसी को नहीं है। दूसरी तरफ से जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, क्योंकि सामने यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पूरा बैरिकेड कर रखा है और यहाँ से किसी को भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अंदर की तरफ, दूसरी तरफ जाकर और फिर अंदर की तरफ तमाम अधिकारी जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस की तमाम गाड़ियां लाइन से खड़ी हैं। हालांकि अब इनकी जरूरत यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, लेकिन एहतियातन जब इस तरह के हालात पनपते हैं तो फिर गाड़ियों की तैनाती की जाती है। जितने भी लोग घायल थे सभी को LNJP अस्पताल में लेकर जाया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी दिखाई दे रही है, सामने आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो लाल किला है। देखिए यही वो लाल किला है जो हम सभी को गर्व से भर देता है। 15 अगस्त के मौके पर हम अपनी आज़ादी का पर्व इसी लाल किले से मनाते हैं और यहाँ पर हजारों की भीड़ रहती है। वैसे भी हर रोज अगर बात करें तो लाल किले को देखने के लिए जो भी दिल्ली आता है वो जरूर ये कोशिश करता है कि एक बार जाके लाल किले का
दीदार कर लिया जाए। ये बिल्कुल नया गेट इस समय बनकर तैयार हुआ है, अभी रंग रोगन का काम ही चल रहा है, पूरी तरह से ये गेट बना भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तो इस तरह का गेट नहीं था। अभी देखिए ये नया गेट बनकर तैयार हो रहा है, इसको पेंटिंग का काम देख कर लग रहा है कि अभी चल ही रहा था। और उसके ठीक सामने दूसरी तरफ दिखाइए संजीव, उसके ठीक सामने तकरीबन 300 से 500 मीटर की दूरी पर ये ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। और उसके बाद I-20 कार में परखच्चे जिस तरह से जगह जगह देखे, यहाँ पर जो हम आपको ब्लर करके दिखाएंगे, क्योंकि जगह जगह जो मांस के टुकड़े हैं वो यहाँ पर, वहाँ पे सोचिए धमाका हुआ, लेकिन जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर भी जो बॉडी के जो मांस हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़ोरदार ये धमाका रहा होगा। फिलहाल ये लाल किले का मेन गेट है जहां से एंट्री होती है, और बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल कुछ कदमों की दूरी पर, दिखाइए संजीव, बिल्कुल कुछ कदमों की दूरी पर इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर मौजूद है और वो इस समय वहां पर मुआयना कर रही है। वहां से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, वहां पर जो मांस के टुकड़े होंगे उनको वहां पर फॉरेंसिक टीम इकट्ठा कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम है, यूपी ATS की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, NSG कमांडो वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और वहां पर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा, वहां पर बिल्कुल पास में मीडिया कर्मियों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी जांच टीम का हिस्सा हैं। वहीं से गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले यहां से वापस गए हैं। 8 मृतकों में से एक की पहचान हुई है, अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार बताए जा रहे हैं, 34 साल उनकी उम्र है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दें, 8 मृतकों में से एक मृतक की पहचान की गई है। अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 34 साल, अमरोहा के हसनपुर के रहने वाले हैं मृतक अशोक, जिनकी पहचान की गई है, लेकिन बहुत कम उम्र की, 34 साल ही उनकी उम्र थी, जिनकी जान चली गई है। और अभी बाकी लोगों की पहचान शिनाख्त की जाएगी कि वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पर किस लिए आए हुए थे, क्या वजह थी। विशाल पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज भी जैसे ही आते हैं आपको मनोज और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। विशाल, अब सीधे आपके पास आते हुए, गृह मंत्री पहले LNJP अस्पताल पहुंचे और उसके बाद घटनास्थल पर आए, और फिर उसके बाद उनकी ओर से जानकारी भी दी गई। 8 मृतकों की उन्होंने बात कही। जो 20 लोग घायल हुए हैं उनमें से 13 दिल्ली के बताए जा रहे हैं। जो 8 मरने वाले हैं उनमें से एक की पहचान हुई है, 34 साल के अमरोहा के हसनपुर के रहने वाले अशोक बताए जा रहे हैं। विशाल। बिल्कुल चित्रा, देखिए अभी LNJP अस्पताल की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें 28 घायलों की जानकारी सामने आ रही है और 8 लोगों के मौत की सूचना सामने आई है। हालांकि एक की पहचान हुई है, 7 मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। और लेकिन इस वक्त मैं LNJP अस्पताल के पास मौजूद हूँ। आसपास कुछ परिवार भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अभी भी यहाँ पर आकर अपने कुछ लोगों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उस वक्त उस घटना स्थल के आसपास थे। वो कुछ फैमिली मेंबर्स यहां पर इस वक्त LNJP हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। हालांकि पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन 28 घायलों की जानकारी यहां पर साझा की गई है, 8 मृतकों की सूचना दी गई है। लेकिन अभी भी कई ऐसे परिवारजन हैं जिनकी आप ये तस्वीरें यहां पर देख रही हैं, जो अपनों की तलाश में यहां पर पहुंचे हुए हैं, जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी जानकारी मिली थी कि जहां पर यह घटना हुई उसके आसपास ही उनके परिवारजन मौजूद थे। लेकिन ये जो 28 घायलों की और 8 मृतकों की लिस्ट अभी सामने आई है, इसमें इनके परिवारजनों का नाम नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जो इस पर और ज्यादा पहचान का काम चल रहा होगा। लगातार जो अस्पताल यहां पर घायल पहुंचाए गए हैं उनका इलाज चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों से मुलाकात की है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि हर एंगल से जांच की जा रही है कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे क्या कारण है, और जो घायल हैं उनको जांच की जा रही है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर अब ठीक है, ये अहम जानकारी विशाल आप दे रहे हैं। आपको बता दें हर पहलू की जांच की जा रही है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर? आप लोग यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। मनोज, आपके पास कुछ अहम जानकारी आ रही है नदीम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो चश्मदीद ने हमें नदीम खान के बारे में बताया था, चश्मदीद का ये कहना था कि जिस गाड़ी में ये चश्मदीद है हमारे, आप चश्मदीद हैं, आप बताइए क्या हुआ था यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र डागर है। मैं घर जा रहा था। क्या समय हुआ था? 6:50 पे जो ब्लास्ट हुआ है। क्या हुआ था उस समय, क्या देखा अपनी आंखों से? देखा गाड़ी चलती हुई फटी है, वहाँ पे गाड़ी मूव हो रही थी, इधर धीरे हो रही थी, जाम ज़्यादा, ट्रैफिक ज़्यादा था, इसलिए
और यहाँ गेट जब ब्लास्ट हुआ था तो किस तरह की आवाज सुनाई दी? ब्लास्ट इतना था 1 किलोमीटर दूर तक गूंज इतनी गई थी, पब्लिक दूर दूर तक नहीं थी यहाँ पे। फिर उसके बाद आप लोग आए यहाँ पर देखे कि क्या हुआ तो था? मैं दूसरी साइड था, मैंने रोड पार करके नहीं आया, उस साइड आया मैं लोगों को बचाने के लिए। लोग बाग सब फोनों में लगे वीडियो फोटो बनाने के लिए। मैं रोड पार आया, जब ब्लास्ट होगी वो तो गाड़ी जल गई, उसके थ्रू दूसरी गाड़ी जो जल रही है उसमें बंदे जल रहे हैं, मेरे सामने बॉडी जल रही है। कितने लोग थे उस गाड़ी में? कौन सी गाड़ी थी? मैंने वो 4 व्हीलर थी, जिसमें जल रहे हैं वो पीली प्लेट है, कमर्शियल है, और जिसमें ब्लास्ट पहला हुआ वो प्राइवेट नंबर है। जिसमें ब्लास्ट पहले हुआ वो HR नंबर की थी, प्राइवेट गाड़ी। जी जी 7674 नंबर है, नदीम खान के नाम से। मैंने पुलिस वाले से मेरे सामने ही चेक करवाया फ़ोन में। अच्छा, प्लेट वहीं भी थी जो आधी गाड़ी बची। आपने देखा था अपनी आंखों से? देखा, मैंने देखा प्लेट मेरे हाथ से ही पुलिस वाला अंदर लेके गया चौकी में कि ये रख दो, बाहर पता लग जाएगा किसी। मैंने कहा ये तो रखवा दो, बॉडी निकालो। वो एक गाड़ी थी जो प्राइवेट नंबर की थी, दूसरी गाड़ी जिसके पर बाकी सब जो उड़ी हैं सब पीली प्लेट है, कमर्शियल नंबर है। मौके पे 2 ही पुलिस वाले थे, एक थान सिंह और एक अजय, जो मेरे साथ हेल्प कर रहे थे बॉडी निकलवाने में। 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली हैं, 3 बॉडी बाहर से उठाई हैं, एक घायल उठाया जो चिल्ला रहा था गाड़ी में से निकालने के लिए। पब्लिक को इतनी आवाज़ मार रहा हूँ मैं, हेल्प करवा दो, कोई नहीं आया। एक आध बंदा आया है जो निकलवाने के। देखकर आपको क्या लगा कि आमतौर पर जो गाड़ियों में ब्लास्ट होता है वो सामान्य ब्लास्ट था, या फिर आपको लग रहा है कि देखकर लग रहा था कि नहीं कह सकते। देखो मैं CNG का ब्लास्ट नहीं कह सकता, क्योंकि CNG का ब्लास्ट मेरे सामने जो और गाड़ियों में हो रहा है नॉर्मली हो रहा है। वो इतनी गाड़ी बढ़ी नहीं थी, जो तगड़ा होगा वो गाड़ी में CNG का ब्लास्ट नहीं हो सकता। प्राइवेट गाड़ी है, ये भी नहीं कह सकता वो CNG गाड़ी है। तो आपने अपनी आंखों के सामने कुल कितने लोगों को यहाँ पर मृत देखा था? मैंने आंखों के सामने 7 तो मैंने ही निकाले हैं। 7 लोगों को निकाला। लोगों को मैंने गाड़ी में से निकाले। मेरे तो किसी का आधा शरीर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। एक किसी वहाँ से दूसरे रोड से पार करके एक बॉडी पड़ी है, उसे कट्टे लेकर नहीं है, उसे ढका है। किसी का सीट का कवर उखाड़ के नहीं है, उसे ढका है, बॉडी पड़ी है। और कुल कितनी देर के बाद यहाँ पर पुलिस कर्मियों की फिर 10 मिनट में 10 मिनट के बाद पुलिस कर्मी जी। आए थे। ठीक है, मनोज के पास कुछ और 10 मिनट में आई है पुलिस भी, 10 मिनट बाद है। पुलिस प्रशासन का ज़्यादा वो है यहाँ पर, क्योंकि 2 पुलिस, इतनी ट्रैफिक एरिया में भी 2 पुलिस वाले कांस्टेबल बैठा रखे हैं लाल किले जैसी जगह पे। पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही की वजह से भी कह सकते हैं। मौके पे लापरवाही की भी बात जो शशमदीद बता रहे हैं, क्योंकि मौके पे अगर पुलिस होती तो ट्रैफिक नहीं होता। बत्ती का नहीं कह सकते, बत्ती का बहाना नहीं है। हर समय आप कभी भी आ जाओ, किसी भी टाइम यहाँ पे जाम ही मिलता है। रोड पे पार्किंग दे रखी है, क्यों दे रखी है? रोड पर अगर पार्किंग लगाएंगे तो लोग बाग चलेंगे कहाँ? इधर भी रोड पर पार्किंग, एक खाली बस निकलने की भी जगह नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। मनोज हमारे साथ हैं, कुछ और जानकारी वो इकट्ठा कर रहे हैं। अब जो ये प्राइवेट नंबर की गाड़ी थी गुड़गांव की, इसको लेकर और क्या जानकारी? जी देखिए, अभी पुलिस की जो तमाम टीमें हैं, स्पेशल सेल की एक टीम जो है इस गाड़ी की ही डिटेल निकाल रही है कि आखिरकार ये गाड़ी किसकी थी, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जो गाड़ी थी वो शायद ऑनर ने किसी को बेच दी थी। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि नदीम के नाम पे ही गाड़ी थी या नदीम ने आगे किसी को बेच। खबर आ रही है जो एक घायल हैं वो उत्तराखंड के हैं, एक घायल हिमाचल के बताए जा रहे हैं, 3 घायल उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे दें, जो 8 मृतक हैं उनमें से एक मृतक की पहचान हुई है। 34 साल के अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार, जो अमरोहा के हसनपुर के रहने वाले थे। जो 20 घायल हैं उनमें से 13 दिल्ली के बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जानकारी सामने आई है जो जख्मी लोग LNJP अस्पताल में हैं उनमें से एक घायल उत्तराखंड के हैं, एक घायल हिमाचल प्रदेश के हैं, 3 घायल उत्तर प्रदेश के इस वक्त बताए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की जानकारी लेना है कि ब्लास्ट क्या सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है। और अभी तक मनोज जिस तरह के हालात हैं, सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है, इतने लोगों की जान चली गई है, कई लोग अभी भी अस्पताल में लड़ रहे हैं, ये एक सामान्य ब्लास्ट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, देखिए सामान्य ब्लास्ट नहीं हो सकता है। अगर हम देखें तो अभी J&K पुलिस का ऑपरेशन था, फरीदाबाद से भारी मात्रा में जो विस्फोटक था वो बरामद किया गया। कल ही गुजरात ATS ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के थे, जिसमें से दिल्ली के आज़ादपुर की रैकी भी की गई थी। इसके अलावा लखनऊ में भी रैकी की गई थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली लगातार आतंकियों के निशाने पर रहता है। और जिस तरीके से ये वारदात हुई है तो इससे कहीं ना कहीं साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ी ये आतंकी वारदात ही इसको कहा जा सकता है। हालांकि सरकार भले ही इसे अभी आतंकी वारदात नहीं कह रही, लेकिन जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग मरे हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर मतलब 2 एंगल इसके लिए कहा जाए। इसको और एक बार देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जवान है जो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर भीतर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली पुलिस जाने नहीं देगी, क्योंकि ये देखिए इनको घुमा दिया गया और कहा गया यहाँ से नहीं दूसरी तरफ से जाइए। इन लोगों में तालमेल का पूरी तरह से अभाव नजर आता है। देखिए तमाम ये NSG के लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कैप लगा कर रखी हुई है। बहुत बड़ा सा बॉक्स था, मनोज कहाँ गए, बहुत बड़ा सा बॉक्स था और इनको भी अंदर भीतर की तरफ जाने नहीं दिया गया। यहाँ पर तो तालमेल का पूरी तरह से अभाव नजर आ रहा है। जांच अधिकारी आ रहे हैं, यहाँ से घुमा के कहा जा रहा है उल्टी तरफ से जाओ। बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। ये स्पेशलाइज्ड टीम है और FSL इतना बड़ा बॉक्स लेकर
जी बिल्कुल, स्पेशलाइज्ड टीम है और जो है फॉरेंसिक की टीम है, और क्योंकि यहाँ से सबूत उठाना बहुत। जरा एक बार पीछे की तरफ घुमाइए, आप देखिए कैसे दीवार फांद कर उनको ऊपर से उतना बड़ा बॉक्स जिसमें इक्विपमेंट्स होंगे भारी भारी उसको लेकर जाना पड़ा है। और यहाँ पर अगर ये बैरिकेडिंग खोल देते, क्योंकि ये तो जांच करने के लिए लोग आए हुए हैं, एनएसजी की टीम अब दीवार फांद कर, आप देखिए वहां पर तमाम इक्विपमेंट्स लेकर दीवार फांद कर दूसरी तरफ जा रही है। वहां से पैदल होते हुए कई मीटर की दूरी पर जाएगी और उसके बाद फिर अंदर की तरफ जाएगी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही है, जबकि पीछे ही अगर बोल दिया जाए कि आपको इधर जाना है तो इधर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब जो वहाँ से सबूत उठाए जाने हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, और ये जो टीमें हैं उन सबूतों को उठाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये नहीं साफ हुआ है कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। क्योंकि हर बार ये साफ हो जाता था कि ब्लास्ट के पीछे कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई है, तो अभी तक भी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार इस ब्लास्ट में कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई है, ना ही किसी ने इस ब्लास्ट के। आपका फोन बज रहा है, आप और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए। तब तक अजातिका सिंह हमारी सहयोगी ने गौरी शंकर मंदिर के ठीक सामने से रिपोर्टिंग करके तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं। उसके बाद ग्राउंड जीरो पर अभी क्या चल रहा है, सरकार के सामने चुनौतियां किस तरह से बढ़ गई हैं, आगे क्या होगा। दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, पूरी जानकारी विस्तार से रखेंगे आपके सामने, लेकिन पहले अजातिका सिंह की रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ इस वक्त गौरी शंकर मंदिर के सेवादार महेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि धमाका कितना ज़्यादा भीषण था और जिसका असर कितना ज़्यादा हुआ। आप ये देख लीजिए, लाल किले के सामने की पटरी पर इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि लोगों के चिड़े उड़ गए। मानव अंग मंदिर के आगे गिरे हुए मिले और मंदिर के शीशे चटक गए, और ऐसा धमाका पहली बार हमने युद्ध में देखा था। युद्ध में जो ऐसे युद्ध होते हैं ना, पूरा बादल लाल हो गया था, पूरा बादल लाल हो गया था। और ऐसा वो जो हमने अभी शीशा देखा, वो जो चटका हुआ शीशा, वो उस धमाके का असर है, इतना ज़्यादा तीव्र था वो। हाँ जी, वो ये धमाका उसी का धमाका है। और मंदिर का सोमवार का दिन था, जो भक्त लोग यहाँ से दर्शन करके जा रहे थे उनको भी चोटें लगी हैं, वो JPL अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे हमें खबर मिली। आप बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो धमाके की तीव्रता रही कि जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं, जो मानव के अवशेष हैं, मृतकों के अवशेष हैं, वो यहाँ तक पहुँच गए थे के बाहर तक पड़े मिले, और वो अवशेष यहाँ तक आए। गाड़ियों के पार्ट्स भी आए हैं यहाँ तक, और मतलब ऐसा लग रहा था जानवर के भी हो सकते हैं, वो आदमी के भी हो सकते हैं, लोथड़े यहाँ तक आए हैं। 7 बजे इतना बड़ा धमाका हुआ है यहाँ पे, मतलब करीब 40-50 आदमी तो खत्म ही हो गए। हाँ, आरती तो हर संडे होती है, पर तो वहाँ पे जाके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बॉडी ढकी हुई थी और गाड़ियों में आग लग रही थी। आग बुझाने वाली गाड़ी लेट आई, स्थानीय पुलिस ने अच्छा प्रबंध करके लोगों को भगाया और गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है। और आप वहाँ गए थे देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या देखा आपने जब आप पहुँचे वहाँ? तो गाड़ियों में आग लग रही थी। मंदिर में क्या हाल था उस वक्त? मंदिर में भी बहुत लोग होते हैं क्योंकि इतने बड़ी संख्या में दर्शक तैयारी में थे, भागने की तैयारी में थे सब। पूरा ऊपर तक एकदम लो गई थी, एकदम बहुत जोर से धमाका हुआ था, सारा हिल गया था, वो किवाड़ भी गिर गई थी। ये जो किवाड़ है अंदर लकड़ी का, वो भी गिर गया था। वो किवाड़ गिर गया। ये बेटा, ये नॉर्मल ब्लास्ट जो कह रहे थे ना, आप सारे लोग मंदिर में थे? हाँ, आरती मंडल हम आप लोग आरती में बैठे हुए थे? 7 बजने वाले थे। हम हर मंडे डेली के हैं, मतलब डेली है बेटा, रोज आते हैं बाबा की आरती में। बाकी ये जो ब्लास्ट था, ये प्लानिंग बंद तरीके का दिखा था। ये CNG वगैरह से सिलेंडर फट जाता, ऊपर कट जाता। बाकी बेटा ये, हाँ, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन, ये सारे भेद खुलेंगे। ये इतना भयानक विस्फोट था कि बस तौबा आएगा। तो लगातार अलग अलग हिस्सों में हमारे तमाम संवाददाताओं की मौजूदगी है, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 एंगल से अब पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। पहला ये कि क्या ये CNG में हुआ ब्लास्ट है, जिसकी आशंका बहुत कम लग रही है, क्योंकि इतने CNG ब्लास्ट की खबरें सामने आती हैं। कभी इस तरह से कार के परखच्चे उड़ जाएं, लोग उसकी चपेट में आ जाएं, वो अपनी जान गंवा दें, दूर दूर तक सिर्फ धुएं का गुब्बार दिखाई दे। इस तरह के हालात कभी राजधानी दिल्ली ने नहीं देखा है, जबकि कई CNG गाड़ियों में ब्लास्ट होते हुए हमने देखा है। अब दूसरा एंगल आ जाता है टेरर का।
क्या ये आतंकवादी धमाका है, क्योंकि यहाँ पर एनएसजी की टीम, यहाँ पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, खुद गृह मंत्री आकर मुआयना करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात के बारे में पल पल की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले फॉरेंसिक की बड़ी टीम आई हुई है, एनएसजी के कमांडोज बड़े बड़े अपने इक्विपमेंट्स के साथ, बक्सों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब इस बात की आशंका बलवती हो रही है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह के हालात इस समय मौकाए वारदात पर देखने को मिल रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि हो सकता है सोची समझी साजिश के तहत लाल किले के ठीक सामने वाले हिस्से को चुना गया हो ताकि यहां पर ब्लास्ट कराया जाए कार में और ज्यादा से ज्यादा हताहत हो लोग। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी इस बाबत न ही गृह मंत्रालय की ओर से, न ही दिल्ली पुलिस की ओर से, न ही किसी सुरक्षा एजेंसी की ओर से दी गई है, लेकिन यहाँ पर जितने भी चश्मदीद मौजूद हैं उन सभी की ओर से यही बात पूरी तरह से कही जा रही है जो उन्होंने आंखों से देखा और जो उन्होंने बयां किया। इस समय आपको बताते चले कि काफी रात हो चुकी है, 10:44, 11:45 बज रहे हैं। एक बार जल्दी से यहाँ के हालात आप तक पहुँचा देते हैं। आगे आइए। फॉरेंसिक की टीम लगातार घटनास्थल पर उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। सिर्फ वहाँ पर अधिकारियों की टीम मौजूद है या फिर जो लोग जांच से जुड़े हुए हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए वहाँ पर जांच लगातार जारी है और ऐसा लग रहा है कि रात भर इस तरह की तफ्तीश यहाँ पर चलती रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भारी तादाद में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। पीछे की तरफ अगर आपको लेकर चलेंगे, आपको बताते चले दिल्ली पुलिस स्टेशन की बैरिकेडिंग करके रखी हुई है, तो किसी को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है, इधर से बैरिकेडिंग से नहीं जाने दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ से ये जो छोटा सा रास्ता है यहाँ से होते हुए अब जंप करके दूसरी जगह आपको दिखाते चले कि जितने भी अब जो भी सुरक्षा अधिकारी आ रहे हैं, अगर वो एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं तो पहले ही आपको बताते चले दिल्ली पुलिस है जहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है वहाँ नहीं जाने देंगे। तो आपके लिए एकमात्र रास्ता बचता है यहाँ से जंप कर करके कई अधिकारी दूसरी की तरफ गए हैं। आप देखिए तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पहले ही दूसरे कट से उस वाली सड़क पर जहाँ पर रास्ता सुनसान है, खाली है, जहां पर सिर्फ पुलिस वालों की मौजूदगी है, वहां पर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। पीछे की तस्वीरें आप तक दिखाएंगे, यहाँ पर सिर्फ एम्बुलेंस की या पुलिस वालों की गाड़ियां ही दूर दूर तक नजर आ रही हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग है, सड़क पूरी तरह से सुनसान है। या तो यहाँ पर मीडिया कर्मी है या पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, या तो अधिकारियों की कुछ गाड़ियाँ आपको यहाँ से आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बाकी दूर दूर तक यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस वक्त विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम आपको लेकर चलेंगे। आपको बताते चले कि जिस तरह के हालात यहाँ पर मौजूदा वक्त में पनपे हुए हैं। सलमान नाम का शख्स हिरासत में लिया गया है। i20 कार इसी व्यक्ति की थी। सलमान, बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, सलमान नाम का एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। i20 कार उसी व्यक्ति की थी। इसने अपनी कार बेच दी थी, यह खबर सामने आ रही है। इसने अपनी कार बेच दी थी, नए कार मालिक की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। सलमान नाम का एक शख्स हिरासत में लिया गया है। i20 कार उसी की थी, लेकिन उसने अपनी कार बेच दी थी। सलमान जो बता रहा है कि इसने अपनी कार बेच दी थी, नए कार मालिक की तलाश अब की जा रही है। यानी कि जो व्यक्ति कार के भीतर मौजूद था जिस समय ब्लास्ट हुआ था, कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिलवाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षति हो। राजधानी दिल्ली की वो जगह चुनी गई जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में आती है। बिल्कुल पास में चांदनी चौक है, बिल्कुल पास में लाल किला है, बहुत भीड़ यहाँ पर होती है। वहां पर क्या जानबूझकर ये ब्लास्ट करवाया गया, ऑफिशियली जब तक इस बारे में होम मिनिस्ट्री जानकारी नहीं दे, हमें इंतजार होगा। लेकिन चश्मदीद जो जानकारी दे रहे हैं उससे ये बात यकीनन इस बात को और ज्यादा बल मिलता है। विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? सलमान नाम का शख्स हिरासत में लिया गया है, i20 कार उसी की बताई जा रही थी, उसने अपनी कार बेच दी थी और नए कार मालिक की तलाश की जा रही है। विशाल। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए दिल्ली पुलिस ने जांच काफी तेज कर दी है और जिस i20 कार की बात की जा रही है उस i20 कार को ट्रेस किया गया नंबर प्लेट के माध्यम से कि आखिरकार उसका मालिक कौन है। तो सलमान नाम का व्यक्ति उस कार का मालिक अभी तक सामने आया। हालांकि जब सलमान से पूछताछ की तो उसने यह बताया है कि यह गाड़ी उसने किसी और को बेच दी थी। अब आरटीओ के माध्यम से दिल्ली पुलिस उसके असली मालिक की पहचान करने में जुटी हुई है कि आखिरकार वो कार इस वक्त किसके नाम पर थी, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा था। इस मामले की जांच में
दिल्ली पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि लगातार जो परिवारजन है जिनको यह सूचना था कि उनके लोग उस इलाके में उस वक्त थे, वो यहाँ पर हमें एलएनजेपी अस्पताल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि जो लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से सामने आई थी, उस लिस्ट को देखने के बाद भी एक परिवार अपने जो उनके अपने उस वक्त उस जगह मौजूद रहे होंगे उनका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस लिस्ट में उनका नाम उन्हें नहीं मिला। और फिलहाल यहाँ पर वो अस्पताल के बाहर ही उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी ने ये खबर दी है। विशाल, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, मनोज वर्मा हमारे सहयोगी ने यह खबर ब्रेक की है। शुरुआती जांच में आतंकवादी हमला लग रहा है। पुख्ता तौर पर विस्फोटक की जांच के बाद इस बारे में विस्तार से और जानकारी दी जाएगी। ब्लास्ट हाई इंटेंसिटी का था, जिस तरह से धमाका हुआ और आग के गोले में तब्दील हो गया, वो तस्वीरें भी लगातार हमारे दर्शक ने देखी। हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। इस ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लास्ट को किसी अलग तरह के विस्फोटक और केमिकल से मिलाकर बनाया गया हो सकता है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कोई अलग तरह का विस्फोटक और केमिकल से मिलाकर बनाया गया, क्योंकि जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर ना ही कुछ इस तरह के छर्रे दिखाई दे रहे हैं। ब्लास्ट में अक्सर हम सब ने देखा है, हालांकि और ज्यादा जानकारी का हमें इंतजार करना होगा। अभी वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। मनोज हमारे साथ आ चुके हैं। मनोज, आपने ये खबर ब्रेक की है, क्या जानकारी विस्तार से और बताइए इसके बारे में। देखिए, शुरुआती जांच में पुलिस का ये मानना है कि एक टेरर अटैक ही है, और हालांकि विस्फोटक की जांच के बाद पुख्ता तौर पे कहा जाएगा कि किस तरीके का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं, पुलिस जो है और जो एजेंसीज हैं, वो फरीदाबाद में जो पकड़े गए हैं, जो एजेंसीज ने गिरफ्तार किए थे, उसको जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ से विस्फोटक भी काफ़ी तादाद में बरामद हुआ था। इसको अलग तरह का क्यों कहा जा रहा है? मतलब किस वजह से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल अलग तरह से विस्फोटक ऐसे तैयार किए गए होंगे ताकि वो पहले से मिलता जुलता ना दिखे? क्योंकि वहाँ से आरडीएक्स बरामद नहीं हुआ था। अब तक की जो जांच हुई है उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है वो सामने आ रहा है, कि जो फरीदाबाद से जो भी विस्फोटक बरामद हुआ है वो अमोनियम नाइट्रेट टाइप का लग रहा है, उसकी जांच की जा रही है। यहाँ से भी अभी तक की जो जांच हुई है उसमें भी जो विस्फोटक है उसमें भी आरडीएक्स के इस्तेमाल होने की बात नहीं आ रही। तो ऐसा एजेंसीज का मानना है अभी तक की जाँच के अंदर कि कोई दो केमिकल को मिला करके ऐसा हुआ होगा कि ब्लास्ट कर दिया गया हो। तो जो डॉक्टर मुजम्मिल और जो आदिल गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी अब एजेंसीज पूछताछ करेंगी, क्योंकि एजेंसीज को ऐसा लगा। कौन कौन से लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक बार फिर से बताइए। जिनको दिन में गिरफ्तार किया गया, जिनको जे&के पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था, जिसके अंदर आज दिन भर फरीदाबाद में छापेमारी चली, उसमें जो डॉक्टर, आप लोग पीछे से हट जाइए प्लीज, आप लोग पीछे से हटिए। जो डॉक्टर मुजम्मिल और जो आदिल गिरफ्तार हुए हैं, एजेंसीज अब उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि एजेंसीज का ऐसा मानना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये जो ब्लास्ट किया गया है ये जल्दबाजी में किया गया ब्लास्ट लग रहा है। ऐसा अभी तक की जो जांच में है वो सूत्रों के हवाले से कुल मिलाकर ये जो बात बार बार कही जा रही थी कि सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है किसी गाड़ी में, अब कम से कम ये जो थ्योरी थी, दो थ्योरी पर काम चल रहा था कि क्या प्लान के तहत हमला करवाया गया है या फिर सीएनजी कार में जैसे आमतौर पर हम ब्लास्ट देखते हैं वो था, यानी कि अब ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है। ये जानकारी ज्यादा पुख्ता हो। जी बिल्कुल, सूत्रों ने ये साफ किया है कि आतंकवादी हमला हो सकता है। इसके अलावा भी अभी क्योंकि जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसमें विस्फोटक किस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है उसकी जांच की जा रही है। उसके बाद ये साफ हो पाएगा, क्योंकि आरडीएक्स बरामद अभी तक की जांच में नहीं हुआ है। कितनी गाड़ियां यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुछ आंकड़ा पाया है उसका सामने? एक तो पूरी तरह से हम देख रहे थे i20 कार की तो पूरे पर खच्चे उड़ गए हैं, उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। कुल कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई? 5 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा आपको एक बस भी पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है, वो बस भी इसमें क्षतिग्रस्त हुई है, क्योंकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी। पास में मेट्रो, उसके साइड वाले शीशे भी चकनाचूर हो गए। सिर्फ मेट्रो के शीशे ही नहीं, सामने जो लाल मंदिर है, जो जानकारी मिल रही है उसके शीशे भी चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। तो इसीलिए टेरर अटैक से अब इनकार एजेंसीज नहीं कर रही हैं। सूत्रों ने साफ कर दिया है कि एक बहुत बड़ी चूक का मामला भी आएगा। राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक, लाल किला, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता बंदोबस्त देखते हैं। यहां पर सुरक्षा कर्मियों की भी बहुत भारी तादाद में तैनाती होती है। ये सुरक्षा में चूक का भी एक बहुत बड़ा मामला रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा में भी बहुत बड़ा चूक का मामला रहेगा। अगर हम इधर भी अगर देखें तस्वीरों में तो आपने देखा होगा लाल किले के अंदर कोई प्रोग्राम में शायद कोई इवेंट होने वाला था, उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही थी, और अगर ये ब्लास्ट इवेंट के समय होता, उस टाइम ज़्यादा भीड़ होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो सकता था। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है उस वक्त काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, लोग काफ़ी
काफ़ी मौजूद थे। मूविंग ट्रैफिक ज़रूर था, ट्रैफिक यहाँ पर मूविंग रहता है लेकिन बहुत स्लो रहता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। चांदनी चौक से लोग सामान लेकर आते हैं, यहाँ से ई-रिक्शा पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, तब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है उस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा थी। 5 से ज़्यादा गाड़ियाँ इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं, बस क्षतिग्रस्त हुई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 8 लोगों की मरने की पुष्टि तो गृह मंत्री अमित शाह नहीं कर। मनोज, आप और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करके तुरंत मेरे पास आइएगा। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है, इस बात को और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से जिन चीजों के जरिए ब्लास्ट करवाया गया, हो सकता है आरडीएक्स की बरामदगी नहीं हुई है, इसी वजह से माना जा रहा है कि कार में कुछ और अलग तरह के विस्फोटक को उसमें भर के फिर बिल्कुल उस जगह पर इस बात को पुख्ता ये तमाम चीजें करती हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली का ये वो इलाका जो अति संवेदनशील इलाकों में आता है। चांदनी चौक जहां पर लाखों की तादाद में हर रोज सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहां पर खरीदारी करने आते हैं। अभी बीते 4-5 सालों में हमने देखा चांदनी चौक की जो पतली संकरी गलियां थी वहां पर डेवलपमेंट का काम काफी अच्छा बना और यहां पर ट्रैफिक सुचारू व्यवस्था, कम से कम अंदर के हालात बेहतर थे। ये जो लाल किले के आसपास का इलाका है, ये सड़क पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। लाल किले का जो प्रवेश द्वार है वो बिल्कुल नया नवेला अभी बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल उससे चंद कदमों की दूरी पर वहां पर ब्लास्ट हुआ है। एनआईए के एक और ये देखिए एनआईए के एक और जवान हैं, इनको भी इधर से अंदर से जाने नहीं दिया गया है और ये भी अब उधर से इनको भी उधर पार करके जाना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल की कमी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैरिकेडिंग करके वहां पर रखा गया है, लेकिन जितने भी जा रहे हैं अधिकारी उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पर तो बैरिकेडिंग ही रहेगी, आप दूसरी तरफ से जाइए। तो जितने एनएसजी के बड़े कमांडोज बड़े बॉक्स लेकर गए उनको वापस भेज दिया, यूपी एटीएस की टीम जाती है उनको वापस भेज दिया और भी अधिकारी जाते हैं उनको भी वापस भेज दिया। दिल्ली पुलिस के लोग इधर से किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो बेहतर होगा कि जितने और लोग जांच के लिए लाल किले पे पहुंच रहे हैं वो पहले से ही आगे से अगर चले जाएंगे तो फिर बहुत भारी इक्विपमेंट लेकर इधर से उधर आप लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर अब इस बात की आशंका और प्रबल हो रही है कि ये एक आतंकवादी वारदात हो सकती है। आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों में जिन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है या मदद के आरोप में जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन सभी से पूछताछ की जा रही है। सलमान नाम का एक शख्स i20 कार उसी की थी। खबर यह आई है कि उसने अपनी गाड़ी किसी को बेच दी थी। सलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। जिसने गाड़ी को बेचा, जिस व्यक्ति को, उसकी भी तलाश मौजूदा वक्त में की जा रही है। कहा जा रहा है गुरुग्राम फरीदाबाद से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी भी पूरी की पूरी तफ्तीश मौजूदा वक्त में की जा रही है। 6:45 बजे का ये वो वक्त था, शाम के समय। आपको पता है राजधानी दिल्ली का कोई भी इलाका हो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है और खासतौर से अगर चांदनी चौक और लाल किले के आसपास के इलाके में आए तो यहाँ पर तो जबरदस्त ट्रैफिक होती है और एक से दूसरी जगह गाड़ियों का जाना भी बहुत मुश्किल होता है। लोगों को अपनी गाड़ियां बहुत दूर ही पार करनी पड़ती हैं। कुछ लोग रिस्क लेकर जाते भी हैं तो उनको बहुत स्लो मूव करना पड़ता है यहाँ से ट्रैफिक के जो हालात रहते हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी। अब अगर यह आतंकवादी हमला है तो इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, उन लोगों ने किस तरह से ब्लास्ट को अंजाम दिलाया। राजधानी दिल्ली में आपको बताते चले इसके पहले इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट हुआ था लेकिन कोई हताहत उस समय नहीं हुआ था और उसके बाद क्योंकि कई सालों के बाद इस तरह के धमाके के बाद राजधानी दिल्ली थर्रा उठी है। आसपास से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, चाहे फरीदाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, यहाँ पर गुरुग्राम का इलाका हो, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मायानगरी मुंबई जो देश की हमारी आर्थिक राजधानी है वहां पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जयपुर में हनुमान मंदिर के पास एक बार ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादी हमला, आपको याद होगा। जयपुर में भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं या जो संदिग्ध हैं उन पर अपनी नजर बनाए रखी गई है क्योंकि ये सिलसिलेवार तरीका नहीं हो अगर यह आतंकवादी हमला है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी सुरक्षा बलों की ओर से नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है, गृह मंत्री ने आकर कोई जानकारी नहीं दी है। गृह मंत्री ने हालात का जायजा जरूर लिया है लेकिन अभी क्या यह आतंकवादी हमला ही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन इस बात की आशंका और ज्यादा प्रबल होती हुई चली जा रही है। हमारे साथ विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विशाल, और क्या जानकारी मिल रही है और क्या खबर? यकीनन गृह मंत्री अब इसे लेकर और ज्यादा मीटिंग करेंगे क्योंकि सरकार के सामने अगर यह आतंकवादी हमला है तो सुरक्षा में चूक का एक बहुत बड़ा मामला है।